हे हेलो, वेलकम टू मेरठ क्लासेस। माय सेल्फ सोबी सैनी और आज हम अपना केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपका 12th क्लास का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसको हम बेसिक से करेंगे स्टार्ट इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि आप यहाँ पर नाम इसका देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो नाम आपका है इलेक्ट्रो, हम बोल सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रो जो हमारा नाम आया है वो आया हमारा रिलेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आपकी केमिकल या फिर आपकी केमिकल से इलेक्ट्रिकल, तो ये आपका नाम ऐसे रिलेट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम पहले स्टार्टिंग से इसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में हमारा इंटरेस्ट और डेवलप होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, इसकी स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई और इस चैप्टर के बारे में हम क्या जानेंगे, क्या चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं, तो यही बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बात है इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं, आसपास बात करते हैं 18th सेंचुरी के आसपास की। ठीक है, 18th सेंचुरी के आसपास की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। उस समय होता क्या था, अभी जो हमारी केमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और हमें उम्मीद है आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है? जो हीट रिलीज करती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। और सेकंड टाइप क्या था हमारा? सेकंड टाइप हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिनको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन हमारी 2 टाइप कौन कौन सी बोली हमने? एक बोली हमने एक्सोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक, और दूसरी टाइप की कौन सी होती है हमारी? कौन सी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ये 2 टाइप की हमारी रिएक्शन होती है। आपने अपने डेली यूजेस में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक या आपकी केमिकल लैब में आपने ये 2 रिएक्शन कभी ना कभी तो की ही होगी। ठीक है, चलो मैं आपको याद दिलाता हूं आपने ये रिएक्शन कब कब और कहां कहां पर देखी होगी। अगर मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक की, अगर आपके घरों में ग्लूकोन डी वगैरह या फिर इनो वगैरह अगर हो, उसको आप वाटर के साथ ऐड करो और जो भी आपने उसका जो भी आपका ग्लास वगैरह है उसको फिर देखो छूकर, तो आपको फील होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम लगे, ठंडा लगेगा वो, तो वो रिएक्शन होती है आपको एंडोथर्मिक। अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक के भी कोई ना कोई आपके डेली यूजेस में कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल होगा जहां से आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिलेट कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब हम अपने घरों में पेंट वगैरह करते हैं उस समय होता है चूना। जब उस चूने को हम वाटर में डालते हैं तो उसके बुलबुले टाइप उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो वो एक रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है हमारे एक्सोथर्मिक का। ठीक है, तो यहां से आपको अच्छे से आप रेट कर पा रहे होंगे कि आपका एक्सोथर्मिक और आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन आखिरकार होती कौन कौन सी है। एक्सोथर्मिक में होता क्या है, इसमें हीट आपकी रिलीज होती है, हीट निकलना, वो है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है? जहां पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेल डन। उम्मीद करते हैं ये 2 आपकी जो टर्म है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम स्टार्ट यहां पर हम कर रहे थे कि 18th सेंचुरी के आसपास की बात है, जब आप जानते होंगे आज के टाइम में हमारा पूरा वर्ल्ड या जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं हर उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जिस कंट्री के पास जितनी ज्यादा एनर्जी सोर्सेज हैं वो कंट्री उतनी ही ज्यादा पावरफुल है, ये बात आप भी मानते होंगे। और आज आप हमारे आसपास जो देखते होंगे हमें अपने डेली यूजेस के लिए जो है एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने घरों में जितने भी आपके डेली काम होते हैं उसमें आप एनर्जी का यूज करते होंगे। ठीक है, जैसे आपका बल्ब वगैरह, आपका फैन वगैरह, आपका एसी वगैरह, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज होता ही होता है। तो फिर क्या हुआ, यहां से आगे अगर हम बात करें
तो साइंटिस्टों ने सोचा कि हम अपने केमिकल एनर्जी से या बाय द केमिस्ट्री भी हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल जो है इलेक्ट्रिसिटी के जहां से जनरेट होती है वो आप जानती होंगे। थर्मल पावर प्लांट होता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट आपका होता है, आपकी सोलर एनर्जी वगैरह जो होती है, ऐसे हमारे बहुत सारे एनर्जी प्लांट्स होते हैं। अगर आपकी डिमांड में होगा तो हम एक अलग से कोई वीडियो बना लेंगे और वहां पर हमारे जितने भी एनर्जी के प्लांट्स होते हैं या जो नए डेवलप हो रहे हैं या फिर जिनका चांस है कि इन फ्यूचर ये हमारा एनर्जी सोर्स बन सकते हैं, उनकी एक हम अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या था जितनी हमारी कंट्रीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के सोर्स ज्यादा हैं, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। ठीक है, तो उसी को रिलेट करते हुए हमारे जो केमिस्ट थे उन्होंने सोचा कि बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हम भी कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 18वीं सेंचुरी के आसपास, इसको पहले हम रफ कर देते हैं, ये दो आप रिएक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ 18वीं सेंचुरी के आसपास एक बीकर लिया गया। ठीक है, वहां पर हमने जो आपको दो रिएक्शन बोली थी, एक बोली थी एक्सोथर्मिक, एक बोली थी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या था, वहां पर हीट रिलीज हो रही थी, वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो हमारे जो केमिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि जो ये एनर्जी हीट यहां से रिलीज हो रही है, अगर हम इसको यूज कर लें, अगर हम इस हीट को वेस्ट ना होने दें, इसको यूज कर ले, तो ये हमारे लाइफ के लिए डेली यूजेस में काम आ सकती है। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल लेंगे। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने एक बीकर लिया, सिंगल बीकर लिया। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन डाला, इसमें कोई सॉल्यूशन डाला, इसमें कोई सॉल्यूशन डाला। ठीक है, थोड़ा इसे और सॉल्यूशन को ऊपर तक कर लेते हैं, कोई सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम आज बताऊंगा आपको मैं, सॉल्यूशन कौन सा था। इसमें क्या किया, एक रोड डिप कर दी, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। ठीक है, और उसके बाद एनालाइज किया गया कि इसमें होता क्या है और ये हमारे कैसे हेल्पफुल हो सकता है एनर्जी के स्टोर के लिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया उस टाइम पे, 18वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। तो क्या किया गया, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया गया और इसको, ये हमारी है रोड है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, इस जो लिक्विड फॉर्म में होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो आपकी रोड होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इस रोड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। लिक्विड जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट, जो आपकी रोड होती है किसी मेटल की उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ओके, ठीक है, अब होता क्या है, इस सॉल्यूशन के और इस रोड के बीच में होती हैं कुछ रिएक्शंस। आपने अपनी प्रीवियस आपकी जो क्लासेस होंगी उसमें आपने किया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं हम बताते हैं आपको। ऑक्सीडेशन और आपकी रिडक्शन कुछ रिएक्शंस होती हैं, और आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन के बारे में अच्छे जानते होंगे वैसे। ठीक है, इसके काफी सारे इसके टर्म्स होते हैं, काफी सारे इसके पॉइंट वाइज आप इसकी डेफिनेशन जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर यूज होने वाली है उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको एक एक पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, आओ, ऑक्सीडेशन आपका होता क्या है, ऑक्सीडेशन आपका होता है रिड्यूस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शंस में से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हो, रिड्यूस होते हो, वहां पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और जो आपके ये ऑक्सीडेशन में से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये ऐड होते हैं आपकी रिडक्शन वाली आपकी रिएक्शन में। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है जो कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाली है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, जब आपके वो 18वीं सेंचुरी के आसपास ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वहां पर देखा ये गया
अगर एक बीकर में हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, उसमें हम डिप करते हैं कोई रोड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, तो इसमें दो रिएक्शन हुई। कौन कौन सी? एक हुई आपकी ऑक्सीडेशन और सेकंड हुई आपकी रिडक्शन। तो यहाँ पर आपकी ये दो रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिली, और साथ ही साथ यहाँ से कोई कुछ हमें हीट भी यहाँ से हमारी रिलीज हुई। तो हमने इसका मतलब इसमें जो इन दोनों के जो बीच रिएक्शन हुई होगी वो कौन सी हुई होगी? एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक? आप बता सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो आपकी एक्सोथर्मिक हुई है, और वही हमें रिएक्शन यहाँ पर चाहिए थी, हमें यहाँ पर हीट चाहिए थी, और हीट आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही रिलीज होती है, और उसी को हमें एनालाइज करना है, उसी को हमें स्टोर करना है, और उसी का हमें यूज करना है। तो देखा ये गया जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो यहां से हीट रिलीज हुई। तो यहां से एक आइडिया आया कि क्यों ना इस हीट को यूज किया जाए, तो इसी टर्म में अब हम यहां से, अगर ये आपको बहुत अच्छे समझ में आई है तो इसके हम आगे कुछ बात करने वाले हैं। अगर ये टर्म आपको अच्छे समझ में आई है तो आगे भी आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग थी। उससे पहले हमें एक टर्म और समझानी थी यहाँ पर, वो देखते हैं। देखो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है हम दो इसमें अगर हम इसको क्लासिफाई करें, कौन कौन सी, एक ले लेते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, कौन कौन सी, एक आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ले लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और एक ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, एक ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। डन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसको हम दो टर्म में क्लासिफाई कर देते हैं। एक कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में, एक कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया? अब समझाते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी टू हीट, हीट टू एनर्जी। तो ये हम इसको पढ़ते हैं किसमें? आपके थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें? थर्मोडायनामिक्स में इसको हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि आपके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पर आपने किया होगा केमिस्ट्री में। और ये आपका टॉपिक फिजिक्स में भी है, जहां पर हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ये आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। यहां पर हमें क्या करना होता है? एनर्जी का ट्रांसफर करना होता है। वो कैसे? वो ऐसे, देखो, तो मैंने यहां पर लिखा इलेक्ट्रिकल टू, बोलिए बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, केमिकल से आपका इलेक्ट्रिकल में भी, और आपका केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर था कि यहां पर आपका केवल एनर्जी का ट्रांसफर है, यहां पर एनर्जी का केवल ट्रांसफर है, तो ये हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है। फॉर्म को चेंज करते हैं कैसे? इलेक्ट्रिकल से करते हैं केमिकल, और केमिकल से करते हैं इलेक्ट्रिकल। तो ये हम जानते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। किसको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम जानते हैं, आपकी डिटेल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक, ये टर्म आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। डन। ठीक है, अब आपकी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, हम किस किस उसमें बात करते हैं ये बताने वाले हैं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम केमिकल से, केमिकल एनर्जी से अगर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल्स में, गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक या फिर डैनियल सेल वगैरह। इसमें जो होता है आपका केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, और हमारी जो सेकंड टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारी सेल होती है वो हम पढ़ते हैं, वो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल। तो इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल से
इलेक्ट्रिकल से गुड केमिकल। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। और ये हमारी किस टाइप की सेल्स होती है हमारी, इसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारी होती हैं, कौन सी होती है हमारी, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जो हमारी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है उनको हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कोई टर्म्स ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारा ये बेस भी क्लियर होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये आपका क्लियर अच्छे से हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं थी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं। तो हमने लास्ट जो एक बीकर लिया था उसमें कोई सॉल्यूशन लिया था, वहां से हमने हीट निकाल दी थी, वो स्टार्टिंग की बात थी। ठीक है, वहां पर आपकी दो रिएक्शन हुई थी, एक ऑक्सीडेशन, एक आपकी रिडक्शन हुई थी। एक लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही थी आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहां तक आपका जितना हमने किया है सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही आपके गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में ही बात कर लेते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसकी थ्योरी वगैरह जो है आपको बुकों में ये हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, वहां पर आप देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखते के साथ ही जब आप इसका डायग्राम देखेंगे उससे रिलेट करके आपके अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपका जो बैटरी है उसको अच्छे से, जो आपकी गैल्वेनिक सेल है उसको यहाँ पर बना के ड्रॉ करके आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर करा रहे हैं। डन, फिर आप कहीं से पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं हम गैल्वेनिक सेल के बारे में। देखिए आइए, तो क्या किया गया यहाँ पर, क्या किया गया, मार्कर की इंक थोड़ी हल्की होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या किया गया, आपके बीकर लिए गए, यहाँ पर आपके बीकर हम इक्वली ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, रुकिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, दो बीकर लिए गए, ये बीकर और इसके पास ही थोड़ा बना लेते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा वरना। ये आपका दूसरा बीकर। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल एक बीकर हमने लिया था। वहां पर एक बीकर में हमारे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों साथ ही हो रहे थे और हीट निकल रही थी। तो हमने सोचा गया अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर अलग अलग परफॉर्म कराए तो हीट भी ज्यादा निकलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, तो उनको जो आपकी एनर्जी होगी उनको स्टोरेज करना भी इजी होगा और ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर क्या किया, अब हम एनालाइज कर रहे हैं दो बीकरों में अलग अलग, एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन। ठीक है, अब क्या किया गया, देखिए इसमें भी सॉल्यूशन लिया गया। सॉल्यूशन का नाम बताऊंगा मैं आपको, सबसे पहले आपको बस यही सेल अच्छे से समझ लेनी है। ओके, अब ले लेते हैं, इसमें भी सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन का नाम अभी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें रोड कर देते हैं डिप। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, बात याद ये रखनी है, जिसका आपने सॉल्यूशन लिया है, जिस मेटल का आपने सॉल्यूशन लिया है उसी ही मेटल की आपको रोड करनी है डिप। ओके, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है यार। तो हमने जिस भी मेटल का सॉल्यूशन लिया है उसी ही मेटल की आपको यहां पर करनी होगी रोड डिप। डन, ओके। तो मैं इसको ले लेता हूं, इसको ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लेता हूं, जिंक सल्फेट का। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूं कॉपर सल्फेट का, इसको मैं ले लेता हूं किसका, कॉपर सल्फेट का। यहां पर इसको मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं। और मैंने आपसे बोला, क्या बोला, कि जिस आप मेटल का आपने सॉल्यूशन ये लिया है उसी की आपको रोड लेनी होगी। तो यहां पर आपको रोड भी आपको Zn की ही लेनी होगी।
देख पा रहे हो, ZnSO4 का सॉल्यूशन था तो हमने यहाँ पर Zn की ही रोड ली है। हमारा ये था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो हमारी जो रोड होगी ना वो भी हमारी कॉपर की ही होगी। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए बात करते हैं आगे। इसको फिर हम एक वायर से कर देते हैं कनेक्ट। बीच में बल्ब लगा दें, इस बल्ब को हम जलाकर भी दिखाएंगे आपको। ये लीजिए, उम्मीद है डायग्राम साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छे दिख रहा होगा। तो हमने अभी तक क्या किया, दो बीकर्स लिए, दोनों में सॉल्यूशन डाले, एक में ZnSO4 जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट CuSO4। और जिसका सॉल्यूशन लिया है उसी की हमने रोड को डिप किया। ZnSO4 का सॉल्यूशन था तो Zn की रोड ही डिप की। यहाँ पर मेन पॉइंट समझने का यही है, आपका यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो हमने यहाँ पर कॉपर की ही रोड ली और एक वायर के थ्रू बीच में इसका हमने कोई बल्ब लगा के इसको कर दिया कनेक्ट। ठीक है, अभी तक केवल मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, अभी इसमें समझने का बहुत कुछ रह रहा है यहाँ पर अभी। ठीक है, जो कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। आइए, जो आपका ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है, मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, और ये भी है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो आपकी रोड डिप है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो आपकी रोड डिप की गई है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये वाली रोड भी आपकी कहलाएगी फिर इलेक्ट्रोड। डन, ठीक है, इलेक्ट्रोड। ओके, अब फिर बात वही आती है, अब यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना है तो आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक ऑक्सीडेशन और सेकंड रिडक्शन, जो कि हमने पहले भी कराई थी। जब हमने सिंगल बीकर लिया था वहां पर भी हमने एक ही बीकर में दो रिएक्शन कराई थी, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। अब हमारे पास दो अलग अलग बीकर हैं तो हम रिएक्शन भी अलग अलग ही कराएंगे। एक में कराएंगे ऑक्सीडेशन, एक में कराएंगे रिडक्शन। डन, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर बात ध्यान सुनने वाली है। जो आपकी यहाँ पर Zn की रोड है, ठीक है, और आपका ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो होता क्या है, जो आपकी Zn की जो रोड है, जो आपकी Zn की जो रोड है वो आपकी Zn2+ और आपके 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये जो आपकी रोड है ये इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू कर देती है। जो आपकी रोड है इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू कर देती है और ये धीरे धीरे Zn से Zn2+, जो कि क्या है, ये आपका क्या है, Zn क्या है, Zn है आपका सॉलिड जो कि आपकी है रोड, और Zn2+ क्या है, ये आपके आयंस जो कि आपके रोड से लिक्विड में आ रहे हैं। ये आपकी, ये देखिए Zn2+ आपके रोड से लिक्विड में आ रहे हैं, ये हैं आपके आयंस। तो होता क्या है, जो आपकी सॉलिड जो आपकी रोड है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू कर देती है, धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू कर देती है और छोटी हो जाती है। और डिसॉल्व होकर आती कहां पर है, आती है आपके इस लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस सॉल्यूशन में आना शुरू कर देती है Zn2+ के फॉर्म में। तो यहां तक सब क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका Zn2+, जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में गिरता हुआ आपको दिखा दिया है। और जो आपके इसके साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो आपके रिलीज हुए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये आपका इस वायर के थ्रू, ये आपके दो इलेक्ट्रॉन, ये आपके इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू इस वाली रोड में आकर एंटर करते हैं। क्या करते हैं, इस रोड में आकर एंटर करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं आपके पास CuSO4 का सॉल्यूशन था। CuSO4 को अगर आयनाइज कराएं तो Cu2+ और प्लस SO4 2-, ये आपके यहाँ पर आयंस थे। तो जो आपके दो इलेक्ट्रॉन इस रोड के थ्रू यहाँ पर आए हैं, वो क्या होता है, ये आपके जो कॉपर के जो आयंस हैं ये उनको गेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गेन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रिडक्शन। क्या, रिडक्शन।
तो अब यहाँ पर हम रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या हुआ, जो आपके कॉपर के दो आयन थे, इन्होंने जो हमारे ऑक्सीडेशन से रिलीज हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिया। ऐसा ही कुछ होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो हो सकता है ये रिएक्शन आपको दिख नहीं रही होगी, है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन लेवल दिख रही है आपको, ऑक्सीडेशन लेवल तो दिख रही होगी ना आपको, ये वाली नीचे वाली। ओके, अगर ये वाली आपको दिख रही है तो रिडक्शन वाली मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। ये हमारा मार्कर भी खत्म हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे होंगे। तो जो रिडक्शन की आपकी रिएक्शन होगी, जो आपकी कॉपर का आयन है यहाँ पर, ये आपका कॉपर Cu2+ का जो आयन है, ये क्या करेगा, आपके जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं बाहर, जो आपके दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उनको गेन कर लेगा और आपका बना देगा Cu सॉलिड में, बना देगा Cu सॉलिड में। आप जानते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन आपके कहां से आए हैं, ये आपकी इसी रिएक्शन जो हुई थी, ये वायर के थ्रू आपकी इस वाले बीकर तक आए हैं और ये आपके Cu2+ ने गेन कर लिए और बना दिया कॉपर सॉलिड। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या ये जो कॉपर सॉलिड बना, ये सॉलिड के मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ दाने या कुछ कॉपर के कोई ऐसा कुछ यहाँ पर हमें कुछ दिखना चाहिए, गिरता हुआ कुछ ऐसा, कुछ कॉपर वगैरह का कुछ ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह को दिखने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो ना। क्योंकि हमारी जो सॉलिड की रोड थी, ये हमारी आयंस में चेंज हुई और यहाँ पर आपकी गिरने लगी, इसमें सॉल्यूशन में आने लगी। और जो फिर यहाँ पर हम आपको मैंने कहा, जो कॉपर के आयन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करके वे सॉलिड बन गए। तो वो सॉलिड जाएगा कहाँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो वो सॉलिड आपका जो जाएगा, वो आपके सॉल्यूशन में तो नहीं आने वाला, वो आपके सॉल्यूशन में तो नहीं आने वाला। वो क्या होगा, वो सॉलिड आपका इस रोड पर इकट्ठा होना शुरू होगा, इस रोड पर बना देगा एक लेयर, बना देगा लेयर। और वो लेयर किसकी होगी, बिल्कुल सही, वो आपकी लेयर होगी कॉपर की, वो आपकी लेयर होगी, वो होगी लेयर आपकी कॉपर की लेयर होगी वो। तो ये आपका गैलेक्टिक साइड हमने स्टार्ट की थी। अब तक हम इतना क्वेश्चन कर चुके हैं और उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। हमने क्या किया, दो बीकर्स लिए, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन, एक में ZnSO4, एक में CuSO4 का सॉल्यूशन। सेम उसकी हमने रोड डिप की, यहाँ पर Zn, यहाँ पर कॉपर। इसको हमने कनेक्ट किया थ्रू वायर, बीच में हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। अभी हमने बल्ब जलाया नहीं है, जला के दिखाएंगे, फिर उसको बंद भी करेंगे और फिर दोबारा जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बीकर में हमने करा दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया, क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गुड। एंड सेकंड में हमने कराई क्या, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। इसमें Zn2+ आयंस बने जो कि आपके सॉल्यूशन में आने लगे। यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशन में आयंस थे, वो आपके रोड में जाने लगे और एक लेयर बनाने लगे। तो इस कंडीशन में जब आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो आपका ये बल्ब जल गया, इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो ये आपका बल्ब जल गया। अब बल्ब ज्यादा देर नहीं जल पाया, वो क्यों नहीं जल पाया, वो देखिए। इस सॉल्यूशन में हमारे क्या है, Zn2+ SO4 2- के आयंस हैं। किस किसके, Zn2+ के और SO4 2- के हमारे क्या इसमें आयंस हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आपके Zn के आयंस हैं वो आपके सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आपके Zn2+ के आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, Zn2+ के आयन आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपके SO4 देखो, SO4 का ये है, इसके आसपास जो है बहुत सारे आपके Zn2+, बहुत सारे आसपास Zn2+ के आयन इस लिक्विड में, इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, एक बल्क बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक बल्क टाइप बन जाएगा। और बल्क बनने से क्या होगा, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पर ये रुक जाएगी, फिर आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। जब आपका ऑक्सीडेशन ही रुक जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका बिल्कुल नहीं होगा। आप वीडियो बैक करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको प्ले कर लेना, क्योंकि हमारा रफ कुछ ज्यादा हमारे यहाँ पर हो रहा है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना। आपके नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, आपकी बुक्स में भी बहुत सारे कुछ लिखा है, वहां पर अगर ये समझ में आपके आता है, वहां से सब क्लियर हो जाएगा। आपके मेन समझने का यहाँ पर ये था। अगर ये आपने समझा
तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस यहाँ पर क्लियर हुआ और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, आपकी पूरी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ यहाँ से आपका ऑक्सीडेशन रुक गया। क्यों? क्योंकि Zn2+ आपके बहुत ज्यादा हो गए, SO4 आपके कम हो गए, एक बल्क बन गया, तो रिएक्शन नहीं हो पाई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो ये आ रहा है आपका कॉपर के आयंस सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, तो कॉपर कम हो रहा है, SO4 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो SO4 तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा है, SO4 बहुत ज्यादा है, और कॉपर के जो आयन है वो आपके कम है, तो बल्क यहाँ पर भी बनेगा और बल्क यहाँ पर भी बनेगा। तो फिर आपके जो बल्क बन गया तो आपके कॉपर के जो आयंस हैं फिर ये आपके लेयर नहीं बना पाएंगे, लेयर नहीं बना पाएंगे मतलब इसमें रिडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। तो क्या होगा, रिडक्शन भी आपका रुक जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा, आपके बल्ब भी आपका बंद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बल्ब आपका एक शॉर्ट टाइम के लिए जला और उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की रिएक्शन यहां पर रुक गई, तो आपका बल्ब भी जलना बंद हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा इंट्रोड्यूस किया गया सॉल्ट ब्रिज। क्या किया गया? सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट ब्रिज। तो ये इसके बारे में हमारी वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो हम आपका जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है सॉल्ट ब्रिज, इसको हम नेक्स्ट में जरूर आपको बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं हमने इस गैल्वेनिक सेल के बारे में जितना इस वीडियो में जाना है वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हमारे बने रहिए, इसके हमारे जो टॉपिक बचे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।